अब हम अपने सेशन के 7वें सेशन, आपने आज के जो हमारा टॉकथॉन है उसके 7वें सेशन में, और आज हम लोग को बात करनी है एमपी इलेक्शन की। एमपी इलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका टॉपिक यह है कि संघ की प्रयोगशाला में टुकड़े टुकड़े भाजपा। ये टुकड़े टुकड़े मैंने इसलिए लिखा कि कहीं कोई पढ़ेगा इसको तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग एक दूसरी पार्टी के लिए बोलते थे। तो खैर अब हो ये रहा है कि मध्य प्रदेश का जब इस समय जैसा लग रहा है उसमें टुकड़े टुकड़े, क्योंकि मुझे ठीक से याद है जब मैं आज से 2 महीना पहले कोई मध्य प्रदेश पे शो कर रहे थे, तो भाई उस समय था कि एक महाराजा बीजेपी, शिवराज बीजेपी, नाराज बीजेपी। तो लोगों ने नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ के जानकार थे उन्होंने कहा 5-6 बीजेपी और हैं। फिर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी, फलाना बीजेपी, उन्होंने कहा ये सब बीजेपी यहाँ खत्म नहीं होती है, मध्य प्रदेश में 6-7 बीजेपी हैं। मुख्य बात वही है कि जो जो मध्य प्रदेश है वो शायद मेरे लिए इस समय सबसे बड़ी स्टेक, जो 5 इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टेक अगर कहीं पे बीजेपी की है तो मध्य प्रदेश है। उसका कारण यह है कि 29 में से 28 सीट, 28 सीट में अगर मामला कहीं पैर फिसलता है तो 303 से कब आप 270 मतलब मेजॉरिटी मार्क से नीचे हो जाएंगे, वो केवल एक स्टेट में ही अगर आपका पैर फिसल गया तो हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन के बाद बीजेपी हारे या जीते चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी हार चुकी है, लेकिन हारने के बाद भी कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी बुरी तरह से बटी हुई है इस समय। बीजेपी के वहां सदानंद गौड़ा जी, जो पहले पुराने चीफ मिनिस्टर मंत्री, वो साफ ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये जेडीएस से आप लोग वो कर रहे हैं, हम लोग की राज्य की लीडरशिप को पता ही नहीं है, कौन वहां बैठ के कर रहा है मालूम नहीं है। वो सदानंद गौड़ा जी कह रहे हैं कि 24 में से 10 से 15 सीट पे आज कांग्रेस आगे चल रही है। वो कह रहे हैं कि आज तक हमारे यहाँ अध्यक्ष ही नहीं बना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं तय कर पा रहे हैं। तो शायद कर्नाटक से ज्यादा बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में होगी, बीजेपी चुनाव जीते या हारे। मैं इसी बात से, क्योंकि राजेश भाई साहब आज हम लोगों के उसमें एक नए गेस्ट हमारे पास डॉक्टर सुधीर आए हैं, तो अगर आप सब लोगों से डॉक्टर सुधीर से ही मैं चर्चा शुरू करना चाहूं, क्योंकि मेरे सारे जो मेरे बहुत बहुत स्वागत है। जी, क्योंकि मेरे जो जो दर्शक हैं वो आप लोगों को खूब सुन चुके हैं, जो कहते हैं ना छक के सुन चुके हैं। तो जब डॉक्टर सुधीर की आज बात से शुरू करें, डॉक्टर सुधीर, मुख्य बात यही है कि जो मध्य प्रदेश है वो बीजेपी के लिए मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है। 28 सीटों की बात, मतलब वैसे तो 29 हैं लेकिन 28 बीजेपी के एमपी हैं। उसमें मुख्य मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आज मुख्य डर 2024 का इलेक्शन है, राज्य इलेक्शन के जीतने हारने से ज्यादा। और पहला वक्तव्य आपसे ले ले, फिर डिस्कशन को खोलते हैं। डॉक्टर सुधीर। धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश एक वक्त जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रदेश था। छत्तीसगढ़ अलग हो गया, लेकिन अभी भी जैसा आपने कहा कि 29 सीटें बहुत मायने रखती हैं दिल्ली की किल्ली हासिल करने के लिहाज से, और 29 में से 28 सीटें जीतना सिर्फ एक अपवाद स्वरूप, छिंदवाड़ा की सीट को आप छोड़ दीजिए तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में कब्जा किया था। अब ये जो एक तरह का जो सेमीफाइनल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हो रहा है, जहां से लगभग 80 सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, और इसमें से 29 सांसद मध्य प्रदेश के हैं। और अभी जिसकी स्वीकारोक्ति राहुल गांधी ने की, और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य लोग भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रहा है और है। एक ऐसे प्रदेश में जो सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ध्रुवीकृत है। भारतीय जनता पार्टी का लगभग 18 वर्ष तक शासन रहना एक बहुत बड़ी घटना है। पिछले चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज किया था, लेकिन जैसा कि हमारे मित्र राजेश बादल कहते हैं, उधार के सिंदूर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना सुहाग बचा लिया। ये जो उधार का सिंदूर है, और मुझे लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही समय के लिहाज से एक कीर्तिमान स्थापित किया हो, लेकिन वो छवि के लिहाज से, अपनी उपलब्धियों के लिहाज से एक असफल मुख्यमंत्री हैं। अपने मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्रियों का स्मरण करें। डीपी मिश्रा जो कि चाणक्य कहलाते थे, श्यामाचरण शुक्ल जिनके पास विकास का ब्लूप्रिंट था, अर्जुन सिंह जो सरवारा के मुख्यमंत्री थे और जिनके पास कला, साहित्य, संस्कृति के एक अलग विजन था, मोतीलाल वोरा पीपुल्स चीफ मिनिस्टर कहलाए, दिग्विजय सिंह ने आरटीआई और पंचायती राज लागू किया। उस लिहाज से देखें तो शिवराज सिंह चौहान के खाते में कोई भी बड़ी और चमकीली उपलब्धि नहीं। उन्होंने खेती को मुनाफे का धंधा बनाने की बात कही थी, आज क्या स्थिति है। उन्होंने किसानों को निर्ब्याज ऋण देने की बात कही थी, आज क्या स्थिति है। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके उद्योगपतियों के साथ मीट्स किए, विदेश यात्राएं की, औद्योगिकरण की पायदान पर मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है। सर्वाधिक बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश की जो कुख्याति रही है, उससे मध्य प्रदेश आज भी मुक्त नहीं हो सका है। और जिस ट्रम्प कार्ड की या लाडली बहना योजना की हम लोग बात करते हैं, जिसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान पुनः सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप आज हालत ये है कि मध्य प्रदेश कंगाली की दहलीज पर खड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश का खजाना खाली है। अब जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसके लिए उस कंगाली से मुक्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज की तारीख में मुझे लगता है जो वातावरण है वह भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने के खिलाफ है। जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, उसमें भगदड़ मची हुई है। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पंचायत स्तरीय नेता या बड़े नेताओं के पुत्र जैसे कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी या नारायण त्रिपाठी, केदार शुक्ला, तमाम लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जैसे कांग्रेस में आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय नेतृत्व पर यकीन न करते हुए दिल्ली से 6 सांसदों को और अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। वो जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में हार जीत को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति में, और एक तरह से उसने अपनी पराजय कबूल कर ली है। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, उनका ये बयान जो बार बार रिपीट हो रहा है, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, उनके मन की बात कहता है, उनकी मानसिकता, उनकी साइक को व्यक्त करता है। और मुझे लगता है कि वो फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से उठने की जब बात करते हैं तो जाहिर है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कभी टाइगर हुआ करते थे अब राख के ढेर में तब्दील होने का उनका वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के शासन की ये उल्टी गिनती का दौर है और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की उपलब्धि को दोहरा सकेगी। तालिका बदलेगी, 28 और 1 का तो सवाल ही नहीं, नतीजे इसके बहुत उलट होंगे और जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए उसे दिल्ली तक पहुंचाता था उसमें एक नए अवरोध खड़े हो गए हैं। आने वाला वक्त मुझे लगता है इसकी तस्दीक करेगा। धन्यवाद जी। राजेश बादल सर, जो बात अभी सुधीर सर ने कही कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, शिवराज सिंह चौहान का जो बयान वायरल हो रहा है सर, क्या इसके पीछे एक ये भी स्ट्रेटेजी समझी जा सकती है कि इन्हीं वजहों से ये जो कारण है, इन्हीं कारणों के चलते जो एंटी इनकम्बेंसी की एक बात हो रही उसके चलते शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, शायद पता नहीं वो मेरी आवाज, मेरा सवाल सुन पा रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि उनका कनेक्शन शायद रिस्टोर हो रहा है। और जी, मैं राकेश दीवान सर आपके पास आ जाता हूं, फिर अभी लौटेंगे जब राजेश बादल सर कनेक्ट हो जाएंगे। तो राकेश दीवान सर, जो बात अभी जो सवाल मैं ले रहा था कि जो शिवराज सिंह चौहान के रिगार्डिंग सुधीर सर ने कही, सर ये जो क्या उसी की देन है? अच्छा, राजेश बादल सर लौट आए। राकेश दीवान सर, मैं राजेश सर से सवाल ले लूं फिर आपके पास लौटता हूं। जी राजेश सर, मैं जिक्र कर रहा था जिस बयान का, जो बयान अभी सुधीर सर कह रहे थे, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, जो वायरल हो रहा है लगातार।
सर क्या ये जो एक लगातार बात हो रही है एंटी इनकम्बेंसी की और ये इतने लंबे शासन और इन सब चीजों को लेकर के, क्या इसके पीछे ये वजह है और शिवराज सिंह चौहान ये मान चुके हैं कि इसी एंटी इनकम्बेंसी के कारण मुझे दरकिनार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसी के तौर पर बतौर प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करके वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अब तक शिवराज सिंह चौहान वहां पर अगुवा के तौर पर देखे जा रहे थे और चुनाव में उनको जीत मिल रही थी पिछले चुनाव को छोड़ करके। एक सवाल दूसरा सर इसके साथ ये भी जोड़ दें, जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे प्रयोगशाला को लेकर के, एक प्रयोग का सवाल मैंने आपसे पूछा, दूसरा प्रयोग सर संघ को लेकर के जिस तरीके का बयान पिछले दिनों राहुल गांधी ने दिया कि संघ की प्रयोगशाला, आडवाणी जी का जिक्र किया था उन्होंने कि संघ की प्रयोगशाला के तौर पर मध्य प्रदेश था, गुजरात नहीं था। तो अब गुजरात और मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत अंतर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर। गुजरात जहां अपने को अभी भी भाजपा को होल्ड करके चल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश भाजपा को सिरे से नकार चुका है, भले ही आज भाजपा वहां पर सत्ता में बैठी है। तो एक तो हमारा वो पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर के और दूसरा प्रयोगशाला पर आपकी टिप्पणी। राजेश बादल सर। देखिए राय साहब, ऐसा है कि शिवराज सिंह अब इन दिनों डमरू बजा रहे हैं। हमने बचपन में एक खेल देखा था, मदारी होता था, वो डमरू और बांसुरी बजाता था और फिर वो जो है चारों तरफ चक्कर लगाता था एक भालू को लेके, और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तब वो फिर अपना खेल दिखाता था। तो अब मेरा कहना यह है कि वो जो डमरू बजा रहे हैं, चुनाव करीब हैं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। आपने ही कहा कि उन्होंने एक बयान दिया कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अब वो डिंडोरी की सभा में चिल्ला के पूछते हैं कि बताओ मुझे मुख्यमंत्री चाहते हो कि नहीं। अब अगर वो चले जाने की इच्छा, इतनी वैराग उनके अंदर आ गया है तो चले क्यों नहीं जाते? सीधी बात है, 18 साल मुख्यमंत्री पद का बहुत होता है भाई। आप किसी दूसरे को भी अवसर देंगे कि नहीं देंगे? जो आरोप लगता रहता है एक लोकतंत्र में कि आजकल की जो राजनीतिक पीढ़ी है वो ऐसी आ गई है जो अपनी सेकंड लाइन को आगे आना ही नहीं देना चाहती। तो अब शिवराज भी यही कर रहे हैं। 18 वर्षों में उनके बाद बताइए ना कि आज चेहरा ढूंढना पड़ रहा है और हाईकमान को अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारना पड़ रहा है। इसका मतलब चेहरा कोई है नहीं। आपने कहा कि शायद नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा कहना पड़ रहा है, वो मैं थोड़ा था उससे रेफर करता हूं कि देखिए ये नरेंद्र मोदी कोई बहुत लोकतांत्रिक चिंता के चलते नहीं वो पार्टी का चेहरा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी फितरत है, ये उनकी शैली है। आपने देखा होगा कि जहां भी पार्टी उनकी जीती है कभी, तो वो अपनी जेब से मुख्यमंत्री का नाम निकालते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो पहले से इतना पॉपुलर हो और लोग ये अंदाजा लगा पाए कि वो जब चुनाव जीतेंगे तो अमुक सज्जन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वो ये अवसर किसी को देते ही नहीं है। तो ये मोदी जी जो है, आपने देखिए ना कि आप यहाँ वो उन्होंने शिवराज सिंह की मौजूदगी मंच पर थी और शिवराज का नाम नहीं लिया। वहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे लगा दिया। राजस्थान में वो वसुंधरा मंच पर बैठी होती हैं, वसुंधरा राजे का नाम नहीं लेते। तो एक उनका ये अंदर जो एक अधिनायक बैठा हुआ है, वो अधिनायक उनको इस बात के लिए बार बार मजबूर करता है कि वो किसी और दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहते। अन्यथा शिवराज सिंह चौहान राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं, वसुंधरा राजे राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं, रमन सिंह राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं, उमा भारती राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते ही नहीं है। दूसरी चीज ये बात सही है कि 18 साल काफी होता है। अब शिवराज सिंह ने एक कार्यकाल, जो मैं मानता हूं कि दूसरा जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने कुछ अच्छे प्रयोग किए, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में, लेकिन तीसरा और चौथा कार्यकाल तो केवल भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी ने सरकार चलाई है, शिवराज ने नहीं चलाई है। और करप्शन के जिस तरह से आरोप लगे हैं, मैं कह सकता हूं कि जब कांग्रेस सरकार थी और 10 साल तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो हम लोग ये समझते थे कि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं टूटे, ये रिकॉर्ड शिवराज ने तोड़े हैं। इस शिवराज की सरकार के चलते भ्रष्टाचार तगड़ा हुआ है। दूसरा, अब आपने जो बात कही है संघ वाली, मैं उस पे आता हूं कि कभी यकीनन संघ की प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी रही होगी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने आकर के जिस तरह से राजनीति शुरू की है इस देश की, उसमें आज तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने संघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। टुकड़े टुकड़े से मतलब
कुछ बहुत सा खंडों में नहीं बट गया है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं संघ के साथ, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे नहीं है। पीछे दिनों मैंने शायद आपके ही शो में या किसी अन्य शो में कहा था कि मोहन भागवत ने एक बार तो दूत भेजे थे प्रधानमंत्री के पास कि भाई आप 8-9 साल में 4-5 बार नागपुर आए और एक बार भी आप जो है संघ के कार्यालय में नहीं आए, इससे संदेश गलत जाता है। आप आते नहीं हैं और आप संघ के कार्यकर्ता हैं, तो आप क्यों नहीं आते हैं? जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जाया करते थे लगातार। तो नरेंद्र मोदी ने उनको उत्तर दिया उन दूतों को कि देखिए ऐसा है, मोहन भागवत, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो मोहन भागवत की जगह मैं बैठा होता, और मोहन भागवत मुझसे उम्र में छोटे हैं। तो अब आप तय करिए कि किसको किसके पास जाना चाहिए, मोहन भागवत को मेरे पास जाना चाहिए या मुझे मोहन भागवत के पास जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संस्था की इज्जत उनके मन में नहीं है। और उन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से, मध्य प्रदेश में मैं देखता हूं कि आज 4 श्रेणी के संघ के कार्यकर्ता हैं। एक तो जो बहुत अल्पमत में है, जो हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत में 47-48 साल पहले देखा था कि जो बहुत त्यागी और बहुत गांव-गांव भटकने वाले, मूल्यों के अपने ऊपर संघ के जो सांस्कृतिक रूप को लेकर के चलने वाले, वो परंपरागत संघ कार्यकर्ता थे, वो प्रचारक हुआ करते थे। दूसरे कार्यकर्ता अब आए हैं जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से अब सत्ता के साथ जुड़ गए हैं, और वो जो मलाई खाना चाहते हैं सत्ता की और अपने राजनीतिक हित उसमें साधना चाहते हैं। तीसरे वो हैं जो विशुद्ध, जो बाकायदा सरकारों के द्वारा उनको लिया गया है और उनसे उनको ऐसी जगहों पे लिया गया है ताकि वो अच्छी मलाईदार ओहदों पर नियुक्ति करवा सकें। मान लीजिए वाइस चांसलर है, तो अब बोल दिया गया कि वाइस चांसलर के पद पर तो संघ के कार्यकर्ता अमुक जी हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा। अब वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ये रेट चल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये संघ के कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि जो पहले वाला संघ का कार्यकर्ता था, जो झोले में अपने गुड़ और नमक लेके, चने लेके चलता था, पैदल चलता था, किसी कार्यकर्ता के घर में रुका करता था, आज वो 5 स्टार होटल्स में रुकता है। आज हम देखते हैं कि आपके चंबल इलाके में अगर आप चले जाएं, ग्वालियर में चले जाएं, उत्तर प्रदेश के इटावा वाली बेल्ट में चले जाएं, तो संघ के कार्यकर्ता वो मार्शल में चलते हैं, बोलेरो में चलते हैं, ऊपर एक तख्ती लगी होती है, संघ प्रचारक, 4-4 गनमैन आजू बाजू होते हैं। तो ये कौन सा कल्चर है? तो मैं तो यही कहूंगा कि संघ को कमजोर करने के लिए बहुत ही सोच समझ के जो मौजूदा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने ये सब काम किया है, क्योंकि संघ ड्रिवन बीजेपी नरेंद्र मोदी नहीं चाहते। वो बीजेपी ड्रिवन संघ चाह सकते हैं, लेकिन संघ उनको चलाए ये वो नहीं चाहते। जी जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था सर कि सीनियर को इसलिए निपटा दो कि वो सीनियर है, जूनियर के पास हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो जूनियर है। मोदी जी सर कारपोरेट की बात करते हैं, जैसा बार बार जिक्र आता है, मोदी जी खूब कारपोरेट की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। कारपोरेट्स में सर हम लोग लगातार ये देखते हैं कि हालांकि सरकारी क्षेत्रों में भी ये खूब है, ऐसा नहीं कि केवल कारपोरेट में। जनरली होता ये है सर कि कम उम्र वाला जो व्यक्ति है वो शायद मैनेजर के पद पे बैठा रहता है बनस्पत सेल्स टीम और बाकी उसके। वो कम उम्र वाले लोग जो है वो ज्यादा हायरार्की में ऊपर आते हैं और बड़े वाले लोग जो है वो नीचे रह जाते हैं, क्योंकि वो आईआईएम से पढ़ करके आते हैं और वो सीधे सीनियर लेवल पर जाते हैं। तो ऐसे में तो फिर अगर मोदी जी के हिसाब से कारपोरेटाइजेशन कर दिया जाए तो फिर तो मटियामेट हो जाएगी इस हिसाब से। खैर राकेश दीवान सर, मैं आपके पास आता हूँ इस चीज को लेकर के। एक तो प्रयोगशाला को लेकर के बात हो रही है संघ के लगातार कि किस तरीके से प्रयोग हुए, उन्हीं प्रयोगों के बरक्स कुछ और सारी चीजें हैं सर। एक तो अभी गठबंधन की बात आई जिसमें जीजीपी का जिक्र आया, जो बसपा है मायावती जी की पार्टी, वो जीजीपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी बात कह रही है कि वो भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। समाजवादी पार्टी ने भी पहले ये बात कही थी कि वो मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के साथ उनकी कुछ वार्ता होनी है और शायद सीटों को लेकर के मामला सुलझ जाएगा। तो ये जो है वो सर किसको डेंट करेंगे, कितना डेंट करेंगे, कौन किसको डेंट कर रहा है कि एक तरफ इंडिया अलायंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ सारे लोग अलग अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इसके मद्देनजर विधानसभा का ये चुनाव जो है वो कैसा होने जा रहा है, कौन किसको डेंट कर रहा है? राकेश सर।
सबसे पहले तो मैं राजेश बादल जी और सुधीर सक्सेना जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं उनके, और भोपाल में हम लोग एक दूसरे के दर्शन नहीं कर पाते। आपको बहुत आभार कि आपने ये मौका दिया हम लोगों को। ये जो बात हम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मतलब की नहीं निकलती। वो ठीक है कि बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम, पिछली बार तो उन्होंने सब जगह से चुनाव लड़े भी थे 230 सीटों पर, इस बार फिर से खम ठोक रहे हैं कि हम सब जगह से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये जो है ज्यादा बात नहीं है। रियलिटी ये है कि हमारे राज्य में मुख्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा है, और तीसरा अगर कोई ताकत है वो है आदिवासियों की, वो जिसको जयस में और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में इस तरह से थोड़ा विभाजन मिला है। बाकी जो टुकड़े हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। इक्का दुक्का विधायक बन भी जाते हैं तो वो बहुत सत्ता में या सरकारों में बहुत असर नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब कांग्रेस और भाजपा की अगर अपन बात करें तो मैं अभी, मुझे याद आ रहा था 77 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद सरकार बनी जनता पार्टी की, और आप जानते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी मामला माना जा रहा था कि बिल्कुल ही गैर कांग्रेस की पहली बार ऐसी सरकार बनी है, और उसको बहुत सारे मूल्यों की बात हुई थी। आप जानते हैं उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जो है वो कोका कोला को भगा दिया था, और 77 और ये सब मूल्यों की बातें हो रही थी उस समय। बंग साहब, ठाकुरदास बंग, जयप्रकाश जी के बहुत खास मित्र थे, साथी थे, वो एक बार आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई जो असल में बहुत स्त्री के पक्ष में तो नहीं है, स्त्री हितैषी नहीं है, लेकिन उस कहानी में उन्होंने ये कहा कि कोई एक राजकुमारी थी जिसकी शादी होनी थी, और राजा ने ये शर्त रखी कि हम उसी से शादी करेंगे जिसको राजकुमारी 100 जूते मारे सवेरे उठ के, या फिर 100 प्याज खिलाए। और बहुत लोगों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई, किसी से 100 जूते खाते नहीं बना और ना 100 प्याज खाते बना, और अंततः नतीजा ये हुआ कि लगभग सभी को 50-45 प्याज भी खाना पड़े और 25-50 जूते भी खाना पड़े, और सब उसमें से बाहर हो गए। हम लोग अगर देखें तो हमारी जो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जो मुख्यतः नेतृत्व की भूमिका में है और जिन पर दारोमदार है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो प्याज और जूते की तरह ही कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। अभी 4 दिन पहले भोपाल में हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था पत्रकारों पर हमले के खिलाफ। आप जानते हैं 46 पत्रकारों को, न्यूज क्लिक के और प्रवीर पुरकायस्थ को और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। तो उसके खिलाफ हमने एक प्रतिकार का को किया था, और उसमें संयोगवश, मतलब बुलाए तो नहीं गए थे, लेकिन उनको खबर लगी तो दिग्विजय सिंह उसमें मौजूद थे, वो भी आए थे उसमें। मैंने उनसे ये कहा कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं पत्रकार, ये यूएपीए में किए गए, और यूएपीए का एक्ट जो है वो आपकी सरकार ने लाई थी। तो मैं आपसे ये, अगर आप इस पूरे मामले में सहमत हैं कि पत्रकारों के साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे पत्रकारों पर यूएपीए क्यों लगा रहे हैं? ये सरकार तो बहुत ही कमाल की है, उसने वो संदीप कप्पन पर भी लगा दिया था यूएपीए, और जिसको देखो उसको पकड़ के वो यूएपीए करते थे, जबकि यूएपीए का जो पूरा मामला था वो तो बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह को लेके था। लेकिन अब पत्रकारों को, प्रवीर पुरकायस्थ को आपने यूएपीए में बंद कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसके बारे में कोई पुनर्विचार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कांग्रेस ये वक्तव्य देती कि भाई हमारी सरकार चाहे केंद्र में आए चाहे राज्य में आए, हम इस प्रकार के कानूनों पर पुनर्विचार करेंगे। ये कानून बदलने का छोड़ दीजिए, विड्रॉ करने का छोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप ये सब कर लीजिए, आप केवल पुनर्विचार की बात कीजिए। मैं आपको और उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश का, जो मैं कई बार कहता हूं कि एक बड़ा सवाल है विस्थापन। बहुत बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश में, चाहे वो बांधों का तो सबको मालूम रहता है, नर्मदा का। आपको बहुत मजा आएगा इसको जान के कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास भी जो एक कानून बनाती है, पुनर्वास कानून जिनका है, और जो संयोग से दिग्विजय सिंह के सरकार के जमाने में बना था 1992 में, उस कानून के खटके को दबाइए और ये पता कीजिए कि कितने लोग विस्थापित हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, सालों से हो रहा है, क्योंकि जानकारी है नहीं, एकत्रित किससे करेंगे आप? उनके पास जो जानकारी है वो नर्मदा के विस्थापितों की जानकारी है।
बाकी जो सड़कों के कारण विस्थापन हो रहा है, जंगल के कारण विस्थापन हो रहा है, टाइगर रिजर्व बनते हैं या वाइल्ड सेंचुरीज बनती हैं तो उसमें गांव निकाले जाते हैं, वो विस्थापन होता है, सिंचाई की विभिन्न परियोजनाएं बनाई जाती हैं उसके लिए। तो मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में विस्थापन एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये चिंता नहीं, कोई इस बारे में प्रश्न नहीं करते। वो अगर आंदोलन आपका मजबूत हो, नर्मदा आंदोलन के उदाहरण आप ले सकते हैं कि भाई आंदोलन बड़ा था और 50,000 1 लाख लोग इकट्ठे होते थे वगैरह, तो उस इलाके के कुछ लोग जो है वो जाके वहां उसमें हाजिरी देते थे कि हाँ भाई ठीक है, आपके साथ सहमत है। लेकिन जब सरकार आती थी तो वापस वो बांध को हरित क्रांति का आधार बताते। ये हमारा लंबा अनुभव है, चाहे वो वोरा जी की सरकार रही हो, चाहे अर्जुन सिंह की रही हो। अर्जुन वोरा जी और इन लोगों के जमाने में तो ये हुआ था कि बांध का विरोध हुआ था ऊंचाई का उसके, और उसको लेकर के निमाड़ बचाओ आंदोलन भी चला था। लेकिन जब सरकार में आए तो वो उनके लिए हरित क्रांति का आधार बन गया। तो चलिए बांध का फिलहाल छोड़ दीजिए, वो अपनी अपनी नजरिया है विकास को देखने का। लेकिन विस्थापन तो एक बड़ा सवाल है भाई। आपके राज्य के लोग लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह खिसकाए जा रहे हैं, ये आपके सरोकार का मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी के नहीं, ना बीजेपी के है ना कांग्रेस के, जो मतलब मुख्य रूप से रूलिंग पार्टीज हैं। ऐसे आपको और बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। ये जो अपन बात कर रहे हैं जिसके बारे में, तो गिमिक्स हैं। ये तो चुनाव के आसपास इस प्रकार के गिमिक्स होते ही हैं कि वो ये कहेंगे कि मैं अब जा रहा हूँ, याद आओगे, वो ये कहेंगे कि ये आदिवासियों में जा रहे हैं, वही ये सब कहानी चलती रहती है। ये सब एक प्रकार का खेल है, जिस खेल को, जैसे मैं पिछले बार भी मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट फूड एंड ब्रेड एंड सर्कस। तो रोटी और सर्कस के लिए है, तो ये सर्कस तो उस पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो तो उठता ही नहीं है, वो तो किसी की तरफ से नहीं उठता, ना बीजेपी की तरफ से उठता, ना कांग्रेस की तरफ से उठता। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट यही था कि ये एक मौका था, जैसे 77 में मौका था कि 77 में जब आपने सरकार बनाई थी जनता पार्टी ने, तो एक बहुत बुनियादी तौर पर लोगों का सरोकार था, लोग जुड़े थे उससे, और ये माना गया था कि भाई इसमें कुछ, उस समय आपको कुछ चीजें बदलनी चाहिए थी, आपको कृषि नीति बदलनी चाहिए थी, औद्योगिक नीति बदलनी चाहिए थी, पर्यावरण के सवाल उठाने चाहिए थे। लेकिन आपने वही कहानी चालू कर दी, चाहे वो मोरारजी भाई रहे हों और चाहे उसमें रहने वाले बहुत सारे और लोग, जगजीवन राम जी रहे हों और जो भी रहे हों, उन सब लोगों ने मिल करके वही धंधा बरकरार रखा जो इंदिरा गांधी के जमाने में चलता रहा, उसी प्रक्रिया को, उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। आज मैं कह रहा हूं कि फिर से आपको ऐसा मौका मिला है कि एक बड़ा, मतलब जैसे ये तो खैर जो सुधीर भाई भी कह रहे थे और राजेश भाई भी कह रहे थे कि भाई 18 साल तक कोई सरकार रहे, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत शर्म की बात है, किसी भी पार्टी की सरकार। भाई साहब, वामपंथी सरकार के लिए भी मैं यही कहता था कि अगर आप 23-26 साल तक सरकार में हैं तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। भले ही वो कितना भी अच्छा बुरा काम करते हो, लेकिन 5 साल का जो निर्णय लिया है संविधान ने, वो निर्णय बहुत सोच समझ के लिया गया। क्यों 5 साल देना चाहिए कि 5 साल में आप अपनी राय के जो काम हैं, जिस प्रकार से आप बदलना चाहते हैं अपने संसार को, अपने देश को, अपने राज्य को, तो उसको आप बदल सकते हैं, और उस बदल के उसका परिणाम आप चुनाव में देख सकते हैं। परिणाम में आपको जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये तो बात मानता ही हूँ कि इस सरकार को हटना चाहिए, क्योंकि 18 साल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि उसके बाद किसको लाएंगे आप? उन्हीं लोगों को जो यूएपीए में प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार करने के बारे में ये कह भी नहीं रहे कि हम फिर से देखेंगे इसको या हम सोचेंगे इसके बारे में। विरोध मत कीजिए, आपका मत कहिए कि यूएपीए खराब है और ये है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप पुनर्विचार करेंगे, आप इन सवालों पर पुनर्विचार करेंगे। तो मुझे मोटे तौर पर यही 3-4 बातें कहनी थी। धन्यवाद जी। सर, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अभी अब इस पर जवाब लेंगे आगे राजेश बादल सर से भी। जिगर सर, मैं आपके पास आता हूँ। जो एक चीज है, जिस तरीके से अभी कर्नाटक में एक प्रयोग देखा गया था कि बहुत जल्दी सूची उतार दिया था, उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्दी कांग्रेस ने जारी कर दिया था, पर मध्य प्रदेश में या बाकी राज्यों में ये काम नहीं हो पाया, और ये काम इस बार बीजेपी ने पहले किया। हालांकि वो उन जो 78 सीटें उन्होंने जारी की सूचियां पहले 2 बार में, उसमें 75 सीटें वो थी जिसमें विपक्ष के पास वो सीटें हैं, भाजपा के पास वो सीटें नहीं थी। तो एक तो क्या ये जो ये पूरा सीट पर उतारने का सीन था, ये एक
टेस्ट के तौर पर लिया गया था कि इन सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे तो आगे हमें ये भी देख लेंगे कि इसको लेकर के क्या असंतुष्टि भाजपा के अंदर होती है या लोगों का क्या रिएक्शन आता है। दूसरा, जो इतनी बड़ी एक फौज उतारी गई बड़े नेताओं की, सांसदों की, मंत्रियों की, एक ये टेस्ट किया गया। तीसरा, कांग्रेस को क्या ये नहीं लगता है कि सूची उतारने में जितनी देर, सूची को जारी करने में वो जितनी देर करती जा रही है उतना कांग्रेस का शायद नुकसान होता चला जा रहा है? ये जो 3 सवाल हैं एक ही चीज को रिलेट करके, और बेसिक ये उम्मीदवार घोषित करने की बात है, तो इस बार कांग्रेस पीछे क्यों हो रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से ये पूरी एक अलग प्रकार की, हमेशा जैसे हम राज्यवार कोई भी परिस्थिति की बात करते हैं और राज्यवार रणनीति की बात करते हैं, उसी के तहत ये किया जा रहा है। उसमें और कोई ज्यादा मेरे ख्याल से कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि एक बात जरूर है कि जिस तरीके से आपने बताया, जो 78 उम्मीदवारों की सूची भाजपा के क्षेत्रों में जो जहां पर वो जीते थे, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची की आपने बात की, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि समय आने पर ये भी सारा रिवील हो जाएगा। जैसे कमलनाथ जी ने भी एक उद्घोषणा की है कि नवरात्र के जो मतलब शुरू होते ही हम लोग एक पहली सूची भी जारी कर देंगे। तो मैं मानकर चलता हूं कि एक रणनीति के भाग के तहत ही ये सारी बात होती है। चाहे कोई भी वहां के इकाई के नेता हो, चाहे दिल्ली से आए हुए नेता हो, सब मिलजुल कर ये सारा फैसला लेते हैं। जहां तक बात है इसके आगे पीछे आने की, उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है कि इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि इससे फायदा या नुकसान की बात नहीं है। जब कोई एक बाजू हवा चल रही हो, जब आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हो पिछले 18 वर्षों की, तो आप देखिए आपका जो टाइटल है वो बहुत ही सही है कि क्या ये आरएसएस की प्रयोगशाला रही है, भाजपा की प्रयोगशाला रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको केवल 2 ही राज्य ऐसे दिखेंगे पूरे भारतवर्ष में जहां पर भाजपा की सरकार है बिल्कुल अनबीटन, हमेशा वर्षों से चलती आ रही है। एक है गुजरात, एक है मध्य प्रदेश। बाकी हर जगह सरकारें आती जाती रहती है, अलग अलग प्रकार से बदलती रहती है। चाहे राजस्थान में 5-5 साल में बदलती थी, उत्तर प्रदेश में हमने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाते हुए देखा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सब कुछ हमने देखा है। बिहार में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है। तो मेरे ख्याल से जहां तक ये 2 स्टेट्स की बात है, उसमें आज की तारीख में मध्य प्रदेश भी भाजपा के हाथ से निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे मैं नहीं मानता कि कोई खास रणनीति कांग्रेस को बनाने की जरूरत है। कांग्रेस केवल इतना कर रही है कि जनता के जो भी प्रश्न है, जैसे हमने कर्नाटका में 5 जो सूची जाहिर ओपन की थी लोगों की भलाई के लिए, जिस तरीके से जो योजना लेकर आए थे, उसी तरीके से यहाँ पर 11 योजनाओं को अमलीकरण का जामा पहनाएंगे। ये बात आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से घोषित की गई है। अभी लेटेस्ट में भी आपने देखा हो, जो पढ़ाई और एजुकेशन के मामले में भी एक घोषणा की गई, वो भी कांग्रेस लाने की तैयारी में। ओपीएस जैसा बड़ा मामला हो, जातिगत जनगणना हो, ऐसे बड़े मामले, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से पॉजिटिव बात की गई है। तो मैं ये मानता हूं कि अब कांग्रेस की तरफ से जो जो पॉजिटिव बात की गई है वो हमेशा हम रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सारे नेता मेहनत कर रहे हैं, चाहे सूची देर से भी थोड़ी आए, कोई विलंब चाहे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो मामला है वो मैं ऐसा देखता हूँ कि ये मामला इस बार केवल और केवल भाजपा वर्सेस जनता का है। अब जनता इतनी जबरदस्त ऊब चुकी है इन लोगों के जो कुशासन से, जो आप हमेशा देखते हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, व्यापम के मामले कितने करोड़ों अरबों में खेलते हुए उसमें कितनी सारी हत्याएं हो जाती है। उसके अलावा एक अच्छा मुद्दा मेरे ख्याल से राकेश सर ने उठाया, जो आदिवासी जो पूरा समाज है उनका विस्थापन का, और वो सब मैं मानकर चलता हूँ कि इसके मामले में भी कांग्रेस जरूर सोचेगी, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है। गुजरात में भी इसी प्रकार की तर्ज पर नर्मदा बचाओ आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन हुए, और वो विस्थापन के मामले में कई बार सॉल्यूशन आए, कई बार नहीं भी आए, और वो हमेशा चलता रहा। हालांकि विकास के नाम पर वहां यहाँ पर हमेशा बीजेपी जीतती रही, और जो विकास का नाम है उसके फल आज की तारीख में गुजराती भी देख रहे हैं कि आज की तारीख में कम से कम 40% लोग ऐसे हैं गुजरात में जो ये 80 करोड़ फ्री का राशन मुफ्त मिलता है उसकी लाइनों में लग जाते हैं। उतना बड़ा आंकड़ा है। तो ये मुझे लगता है कि अगर 6.5 करोड़ की जनता में आपके 2.5-3 करोड़ लोग मुफ्त राशन की लाइन में खड़े, तो 27 साल बाद ये कैसा विकास हुआ और ये विकास का क्या पैमाना है, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो मैं ये मानता हूं इस बार बिल्कुल केवल लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस जनता की है। सारी टीम फ्रंट पर हमारी लगी हुई है, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे छोटे से छोटा हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो, सब कोई हर कोई फील्ड पर है। हम केवल जाकर इतना बता रहे हैं जनता को कि 18 वर्षों से मामा जी ने जो अपनी बहन को मामा मामा बोलकर जो मामा बनाया, वो जो बात कर रहे हैं ना, उसको समझने की जरूरत है। वरना आज शिवराज सिंह जी को ये बोलने की नौबत नहीं आती कि क्या मैं वापस से मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उसके लायक हूं या नहीं, आप डिसाइड कीजिए।
उसका एक रीजन ये भी है जो मेरे ख्याल से राजेश जी ने बताया कि ऊपर से मोदी साहब की जो नीति है वो ऐसी है मोदी जी की कि वो किसी को तैयार करना ही नहीं चाहते थे। अब हम आज की तारीख में ये चर्चा ये करते हैं कि भाजपा बिल्कुल क्रूर है या जिसे कहते हैं करुणाविहीन है, लोगों की उनको परवाह नहीं है। मैं एक गुजराती होने के नाते ये बोलता हूँ या समझता हूँ कि हम लोग वर्षों से ये देख रहे हैं, हमें बिल्कुल भलीभांति ये इनकी साइकोलॉजी पता है कि इनको केवल और केवल उनके आसपास के जो पूंजीपति है, जिस तरीके से पैसा कहाँ से आता है, धनबल कहाँ से आता है, बाहुबल कहाँ से आता है और व्यवसाय कहाँ से होता है, इसके अलावा इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बिल्कुल आरएसएस भी उसी तर्ज पर चल रही, जो भी पूरा उनका संगठन है। आप देखिए, वर्षों से देखिए आरएसएस के जो प्रचारक पहले चलते थे, जिस तरीके से झोला उठाकर घर घर जाते थे और जिस तरीके से लोगों को समझाते थे, वो आज की तारीख में उनके जो कमलम के 400 से ज्यादा बड़े 5 स्टार लेवल के होटल है या जो कार्यालय है उसमें रुकते, उस तरीके से चलते। ये केवल पूंजीवाद है। वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे और वो मौका उनको 2014 में किसी तरीके से मिल गया। आप देखिए, हमेशा भाजपा की एक और भी चीज मैंने मार्क की है, या तो उनके पास कोई मुद्दा होता है जिसको वो बहुत बड़ा जबरदस्त नेशनल लेवल का मुद्दा बना देते, या फिर उनके पास कोई चेहरा होता है। केवल 2014 में ऐसा हुआ कि उनके पास मुद्दा भी था और चेहरा भी था, और वो दो चीज उन्होंने इकट्ठा कर दी और वो इकट्ठा करके वो सत्ता में बैठ गए और इस लेवल पे बैठ गए कि अब लोगों को अब 10 वर्षों के बाद समझ आ रहा है, 9.5 वर्षों के बाद, कि हमने ये हमारी से क्या गलती हो गई। और आज की तारीख में आप मेरे बात सुनकर आपको शौक लगेगा कि उनके जो अंधभक्त या जो उनके कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर मुझे लोकल लेवल पे यहाँ पर भी कहीं कोई डिबेट में मिल जाते, तो वो भी मुझसे ये बात करते हुए अपना एक दुख जाहिर करते हैं कि सर 1200 रुपए का गैस का बॉटल तो हम लोगों को भी लेना पड़ता है। तो मैं बोलता हूं उन्हें कि आप बोलिए टीवी पर या अपनी पार्टी में आवाज उठाइए, तो बोले आवाज नहीं उठा सकते। बस यहाँ पर सारा खेल खत्म हो जाता है कि आप आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि आवाज उठाना वहां पर मना है। जबकि मेरे ख्याल से अब जनता ये बिल्कुल समझ चुकी है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक और वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कोई बीजेपी की महिला नेत्री है, शायद राजस्थान से, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है, उनको किसी पत्रकार ने पूछा कि आप केवल 3 काम गिना दीजिए मोदी जी के, वो 2 भी नहीं गिना पाई, और जो 2 गिना है वो भी इतने बच्चों जैसे काम थे। मुझे लगा कि ये क्या बोले, उनके पास शायद नॉलेज नहीं था या आइडिया नहीं था, या फिर उनकी सही ट्रेनिंग नहीं की थी, या फिर उनका सही ब्रेन वॉशिंग नहीं किया गया था। मैं ये चीज मानकर चलता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि अब जनता खुद जागृत हो गई। जनता को समझ आता है कि महाकालेश्वर मंदिर या उज्जैन में जिस तरीके से किया, फिर वहां पर क्या धांधली हुई, एक ही बार का जो एक स्ट्रॉम आया उसमें मूर्तियां उखड़ के गिर गई। क्या हम सब नहीं समझते कि ये धर्म के नाम पे केवल धंधे की बात है? राम मंदिर जहां पर बना रहे वहां 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में आवंटित की जाती है। कैसे 2 दिन के अंदर कागज पेपर तैयार किए जाते हैं, कैसे साइनें की जाती है, क्या हम सब नहीं समझते? अब हम तो समझते थे, अब आज की तारीख में अच्छी बात ये हो रही है कि जनता समझ रही है। जनता इनके सारे जुमलों के अंदर जो अभी तक आ जाती थी, या धर्मों की बात पर या राष्ट्रवाद, जो फर्जी राष्ट्रवाद की जो बातें करते थे, वो भी एक बात बहुत ओपन हो गई। अब देखिए पैलेस्टाइन और इजराइल का मामला देखिए, पीएम की तरफ से इजराइल के फेवर में ट्वीट आता है और पीएमओ की तरफ से फिलिस्तीन के फेवर में ट्वीट आता है। अब इसे जनता क्या समझेगी? ये केवल और केवल बात घुमाना जानते हैं। इनको पता है कि हम कैसे घुमा सकते हैं, वो उन्होंने घुमा लिया। पर एक बात मैं बिल्कुल मानता हूं और हम सब इस बात से सहमत होंगे कि आप एक ही प्रकार के झूठ से एक बार उल्लू बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बना सकते हैं, तीसरी बार नहीं बना सकते। क्योंकि तीसरी बार बनाने के समय लोग आपको समझ गए होते, लोग जान गए होते कि जहां पर कल जैसे हमारे देश में जो ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोग मारे गए और कई सारे लोगों की घायल होने की सूचनाएं, तब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर जाकर भगवान की पूजा करके एक अलग से पोशाक में, बहुत बड़े मॉन्क है, बहुत बड़े साधु है, इसी तरीके से फोटोशूट करा रहे थे। और ये आज की बात नहीं है, पुलवामा के समय से, पुलवामा के समय से भी उस दिन भी वो जो एक डिस्कवरी चैनल के एक व्यक्ति है उनके साथ फोटोशूट करवाए थे जंगल में। तो मेरे ख्याल से अब लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या उनके वहां के कोई मंत्री या मिनिस्टर हो, वो कितने करप्ट है, किस तरीके से आज की तारीख में मध्य प्रदेश के शासन को उन्होंने बिल्कुल डुबो दिया है। रोजगारी वहां पर नहीं है, एजुकेशन के नाम पर केवल और केवल उन्हीं के चहीते लोगों को, मेरे ख्याल से अभी डिबेट में ये भी बात हुई कि केवल चहीते लोगों को बिठाने की बात होती है और उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। हर सीट का भाव है, हर सीट का एक दाम है, और ये दाम यहाँ गुजरात में भी सेम लेवल पे चल रहा है। वो हम लोग बरसों से देख रहे हैं, और यहाँ पे हालत है उससे ज्यादा बदतर हालत मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है। क्योंकि वहां पर बोलने वाला जो इस तरीके से जो विपक्ष को बोलना चाहिए, वो विपक्ष शायद हम लोग कभी इतना खुलकर नहीं बोल पाए, ये मैं मानकर चलता हूँ। और वो अब आज की तारीख में हम ये बिल्कुल बोलेंगे और इस चीज को नेस्तो नाबूद कर देंगे। जो 18 वर्ष की उनकी जो एक शासन की प्रणाली है, वो इस बार मेरे ख्याल से विपक्ष से ज्यादा जनता इसको नेस्तो नाबूद कर देगी और जनता ही उनको घर बिठा देगी। ये मैं बिल्कुल मानकर आश्वस्त होकर चल रहा हूँ। जी जी जी। सुधीर सर,
जब बात हो रही है चूंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो मुद्दों पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। एक तो पिछले दिनों देखा यह जा रहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, और बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं वो, सदन के अंदर से लेकर के बाहर तक, तो ये मुद्दा जो है वो कितना असरकारक होगा मध्य प्रदेश के चुनाव के लिहाज से। और दूसरा, अभी आज भी शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है, जो कि अभी आदिवासी का जिक्र आ रहा था, तो वो भी आदिवासियों को टारगेट करके एक बयान आया कि कमलनाथ जो है वो पाप कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों की तमाम जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही थी उनको बंद करने का काम किया, जिसमें वो सारी योजनाएं गिना गए, चाहे वो चप्पल पहनाने की योजना हो, साड़ी पहनाने की योजना हो, पानी की कुप्पी देने की योजना हो, ये सारी योजनाएं उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बंद किया और ये पाप किया उन्होंने। इसके साथ एक चीज और है सर, जब हम जाति गणित को देखते हैं तो आदिवासियों की एक अच्छी खासी संख्या है वहां पर, लगभग 23, 24, 25% के आसपास जो वोट बैंक है उनका। शिवराज सिंह चौहान इतने समय से सत्ता में है, सारी योजनाएं वो कह रहे हैं कि चला रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, तो क्या आदिवासी समाज भाजपा की सुविधाओं के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, जो पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ गया था उनको? देखिए, पिछले चुनाव में हार का सामना कांग्रेस ने नहीं किया था, बल्कि बीजेपी ने किया था। सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। मैं 2-3 बातें कहूंगा, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ गुजरात या मध्य प्रदेश प्रयोगशाला है। संघ के लिए या बीजेपी के लिए पूरा देश एक प्रयोगशाला है, जहां वह अपनी तेजाबी राजनीति करते हैं। उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो गैर मुद्दों को मुद्दों में तब्दील करते हैं। उनकी परखनली में सिर्फ तेजाब है, अम्ल है, और उनको क्षार से कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में तबाही हो जाए, दंगे हो जाए, तमाम चीज़ों को लेकर अराजकता उत्पन्न हो जाए, सिर्फ धार्मिक आधार पर वर्टिकल विभाजन करके वो किसी भी तरह से इस देश में और तमाम सूबों में राज्य करना चाहते हैं। बीजेपी का डीएनए देखिए आप, अधिनायकत्व जिसे आप कहते हैं, तो बीजेपी के डीएनए में अधिनायकत्व है। गांधी जी के मूल्यों के तहत और संवैधानिक ढांचे के तहत वर्षों तक भारतवर्ष की तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं अंशतः लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती रही। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा ठाकरे से लेकर कैलाश सारंग नेता थे। सकलेचा, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा का नाम एक साथ लिया जाता था। गोविंदाचार्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश में अनिल दवे जैसा थिंक टैंक था। आज आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में इनकी तोड़ का या इनकी परंपरा का पालन करने वाला एक भी नेता नहीं है। राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने यहाँ आकर जिस तरीके से ओबीसी जनगणना की बात कही है, प्रियंका ने जिस तरह से हाल में शेड्यूल की सभा में 1ली से 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की बात कही है, सामाजिक पेंशन की बात कही है, उससे मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर उनकी कोशिश ये है कि जनता आकृष्ट हो और गैर मुद्दों से हटकर इनके आधार पर वह अपना मन तैयार करे कि उसे किसे वोट देना है। आप 15-16 वर्षों के कार्यकाल को देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसके कारण उनको इतिहास में दर्ज किया जाए। महाकाल लोक, अद्वैत लोक, राम राजा लोक, हनुमान लोक, देवी लोक, तो ये लोक की परंपरा कायम करके उसके आधार पर, यानी धर्म को मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, किसी भी दल ने अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, ईसा मसीह के नाम पे या पैगंबर साहब के नाम पे वोट नहीं मांगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है कि राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, मंदिरों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और न सिर्फ वोट मांगे जा रहे हैं, बल्कि इतर धर्मों के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का सुनियोजित प्रयास भी चल रहा है। तो ये जो मैंने कहा ना कि अधिनायकत्व तो जो है इनके डीएनए में है, और यह ऐसे किसी भी व्यक्ति को पनपने नहीं देना चाहते हैं जिसका कोई जनाधार है या जो मानवीय मूल्यों में या लोकतांत्रिक चीजों में थोड़ा बहुत भी यकीन करता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह, मध्य प्रदेश में तो एक लंबी फौज है जिसको लगातार जिसका कद छाटने की कोशिश की गई है, और इसमें अब ताज़ा तरीन शामिल हुए हैं तो शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि ये प्रयोगशाला सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, ये पूरा देश
आरएसएस की प्रयोगशाला है, जहां वे धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर और हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर इस तरह से चीज़ों को वर्टिकली डिवाइड कर देना चाहते हैं कि वो आने वाले समय में भी सत्ता में बने रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी मुट्ठी खुल चुकी है, उनके खेल को, उनके सूत्रों को, उनके नुस्खों को लोग समझ चुके हैं और ये आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल होगा कि जनता उन्हें रिपीट करे। अभी इन 5 राज्यों के चुनाव में भी इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि जनता की रुझान किस तरफ है, और मुझे लगता है कि सारे रास्ते जो कहीं ना कहीं जाकर दिल्ली में खुलते हैं, उन रास्तों पर बीजेपी के पांव उखड़ चुके होंगे। धन्यवाद। नहीं, राजेश बहादुर भाई साहब, ये सब तो हो जाएगा। एक व्यक्ति जो मतलब एक समय उसको बहुत ब्राइट, जो स्टार ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मानते थे, मन में कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, मैं ज्योतिरादित्य साहब की बात कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य साहब इस सारे इलेक्शन के बाद मतलब जिस ये है ना कि बीजेपी के साथ जिसने दोस्ती की ना, तो वो घर का रहा ना घाट का, उसकी तो अजीब बीजेपी स्थिति करके छोड़ती है। ज्योतिरादित्य साहब का क्या होगा, क्योंकि मैं जरा थोड़ा इसमें भी इंटरेस्टेड हूं। अगर मान लीजिए मैं ये मान रहा हूं कि बीजेपी जीत जाती है मध्य प्रदेश का चुनाव, तब भी ज्योतिरादित्य जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो वो ज्योतिरादित्य जी आखिर करेंगे क्या बीजेपी में रह के? देखिए आनंद जी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बहुत ही जाती किस्म की कुछ वजहों से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तो कम से कम मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में तो ये बहुत ताज्जुब के तौर पर देखा गया था, और बुद्धिजीवियों से लेकर के प्रेक्षकों ने भी और पत्रकारों में भी ये बात थी कि ये ज्योतिरादित्य ने क्या किया। उसके कुछ कारण हैं। पहले तो बैकग्राउंड में आप ये समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे, और जिनकी वजह से उन्हें अचानक पिता के निधन के बाद सीधे 10 जनपथ में एंट्री थी। सीधे वो आलाकमान से आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, और उनको वो विशेष अधिकार प्राप्त थे जो एक कॉमन, जो एक सामान्य कैडर से बढ़ के जो नेता विकसित होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, फिर नेता बनते हैं, फिर कहीं जाकर के जीवन के 2-3 बार चुनाव लड़ते हैं और तब कहीं जाके उनको मंत्री पद मिलता है। तो जब वो दोनों इतने मजबूत स्थिति में थे ज्योतिरादित्य, तो अचानक उन्होंने छोड़ा, तो ये सबको ताज्जुब हुआ था। दूसरी बात, जब कोई छोड़ता है तो देखिए अवसर बार बार नहीं मिलते, कोई गणित तो लगाया होगा। तब हम लोगों ने भी ये सोचा कि इन्होंने क्या सोच के लगाया। माधवराव सिंधिया ने 30 वर्ष तक लगभग बीजेपी से संघर्ष किया, और जो उनका अपना इलाका है उसमें 21-22 साल से, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही 20 साल से संघर्ष कर रहे थे। यानी अगर देखा जाए तो 50 वर्षों से जो सिंधिया घराना है वो भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से संघर्ष कर रहा था, या भारतीय जनता पार्टी जो सिंधिया राजवंश उसके निशाने पर था। अब ऐसे लोगों में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रथम श्रेणी में है, आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रभात झा हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, जयभान सिंह पवैया हैं, और भी कई नाम हैं जो ग्वालियर और चंबल संभाग में इस समय सिंधिया राजवंश के खिलाफ दशकों से संघर्ष कर रहे थे। अब हुआ ये कि एक धारणा ये प्रचलित थी यहाँ पे कि जहां सिंधिया राजवंश रहता है वहीं पार्टी रहती है। जब ये पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो अब इनके लिए बहुत मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि वो लोग अब पीछे नहीं हट सकते। वो कैसे स्वीकार करें कि जिससे सारी उम्र पीढ़ियों की पीढ़ी दर पीढ़ी वो संघर्ष करते आए हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता मान लेंगे। तो ये मुझे पहली चूक लगती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कि उनको जो है ये एक तो उनका फैसला गलत था। दूसरा, आप भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं। जब उन्होंने बीजेपी में गए तो उन्होंने, इनका कार्यक्रम था प्रवेश का, उस दिन उन्होंने जिद करके माधवराव सिंधिया की तस्वीर बीजेपी दफ्तर में रखवाई थी और उसको सम्मान दिलवाया था। उसके बाद से आज तक माधवराव सिंधिया तो भूल जाइए, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब सम्मान नहीं मिल रहा है।
और ज्योतिरादित्य इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी अपने 22 एमएलए के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो जो तेल और पानी का संगम जिसको मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, वो तेल और पानी का संगम है, वो कभी भी एक नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई मुख्यमंत्री बनाएगा ये संभव ही नहीं है। 5 वहां मुख्यमंत्रियों की कतार लगी है। दूसरी चीज ये है कि फिर ये बात सवाल उठता है कि क्या केवल राज्यसभा सदस्य बनने के लिए बीजेपी में गए? तो राज्यसभा तो कांग्रेस भी दे रही थी। तो कुल मिलाकर के बड़ी ही कूटनीतिक अपरिपक्वता, राजनीतिक नासमझी और दूरंदेशी का परिचय नहीं देते हुए ज्योतिरादित्य ने जो नुकसान किया है अपना भी और अपनी पार्टी मतलब पुरानी पार्टी का, जी उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आप जी देखिए ना कि सिंधिया राजवंश में कभी ऐसे नहीं हुआ आनंद जी कि कोई अपने ही कारिंदे अपने ही सचिव से हार जाए, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसे। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं वो उन स्थितियों में तो अब लग रहा है कि ये विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे कि नहीं, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था जो मीटिंग हुई परसों रात को, तो कल रात को, तो उसमें उनसे कहा गया कि आप श्रीमान आप भी चुनाव लड़िए शिवपुरी से, क्योंकि आपकी बुआ जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो सिंधिया के मुकाबले सिंधिया की जगह पर अगर कोई दूसरा सिंधिया आएगा तो आप हम शिवपुरी सीट जीत जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर बड़े लोग जो है सारे बड़े स्टार प्रचारक अगर चुनाव लड़ने लग जाएंगे तो पूरे प्रदेश में कौन जाएगा। अब वो ये भूल गए, देखिए ये शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता तो हैं ही, 18 साल से जो मुख्यमंत्री हो, भले ही वो हार रहा हो, लेकिन वो लड़ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, तमाम सांसद लड़ रहे हैं। तो ये उनके जिस अहम का परिचय है वो परिचय थोड़ा सा गड़बड़ है। बाद में जब उनसे कहा गया कि भाई ऐसा, तब फिर उन्होंने जाकर के अपने बयान को संशोधित किया कि नहीं मैं तैयार हूं। तो कुल मिलाकर के ये कि मुझे नहीं लगता कि आदमी को बहुत ज्यादा मौके जिंदगी में मिलते हैं, और राजनीति में तो आजकल वैसे भी नहीं मिलते, एक आध कोई मिल जाए क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो अब जी चुनाव के बाद उनकी स्थिति क्या होगी हम नहीं जानते। फिलहाल तो वो बहुत अपने जीवन का सर्वाधिक गंभीर और संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। जी आनंद जी। जी जी मैं बहुत संक्षेप में जिगर जी और राकेश दीवान साहब, एक तो कौशिक देवराय साहब आप एक ही प्रश्न को बार बार मत किया करिए, वो स्पैम होता है। राजेश भाई साहब बस एक सेंटेंस में जवाब, एक कौशिक देवराय है वो बार बार पूछ रहे हैं राजेश बादल जी से पूछिए कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी। अरे भाई नजमी नहीं है ना कोई, अगर ये करने लगेंगे तो ये हम लोग नजमी नहीं है, एनालिसिस कर लेते हैं, अंदाज लगा लेते हैं। राजेश जी बहुत संक्षेप में एक ही लाइन में उत्तर दे देता हूं कि अभी तो भैया कांग्रेस के नाम भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनावों की संख्या जो है तब डिक्लेयर होती है या आकलन आप लगाते हैं जब स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय चेहरों पर लड़े जाते हैं। तो जरा टिकट दीजिए, उसके बाद ही कुछ गणित लगाएंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपर हैंड कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर है, थोड़ा सा। जी राकेश दीवान भाई साहब चलते चलते बागेश्वर धाम कहाँ है? मैं सब लोग थोड़ा, मुझे भी इंटरेस्ट था इस चुनाव में, उससे पहले तो बहुत प्रचार आचार जैसा ही कर रहे थे, तो वो कितना प्रभावित कर रहे हैं, वो कहाँ है? बहुत संक्षेप में। देखिए हमारे समाज में तमाशों की बड़ी वो रही है, और आप अच्छे से जानते हैं, और मेरे तो बहुत वरिष्ठ साथी हैं, राजेश भाई या सुधीर भाई, ये बरसों से राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनको मालूम है कि बड़ी रैली का मतलब पास वोट नहीं होता। और ये बहुत जगह आपको अनुभव, मतलब बिहार का ले लीजिए, खुद नरेंद्र मोदी का ले लीजिए, उनकी जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, बंगाल में देखिए आप, उतनी बड़ी रैलियों के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो समाज है वो तमाशे में तो तुरंत कूद पड़ता है, मतलब आप छोटी छोटी चीजें भी करिए, कुछ भी कीजिए। अब हमारे यहाँ कुछ भी, अभी जैसे अब देवी जी बैठने वाली हैं, तो ढेर लोग अपना घर से निकल के और देवी जी में जाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे और ये करेंगे। ये एक बहुत सामान्य और बहुत सांप्रदायिक भी नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य एक आस्था का या थोड़ा मजे का है। तो ऐसे तमाशे करने में बहुत रुचि। बागेश्वर धाम का जहां तक सवाल है, जो आपने कहा, छतरपुर के हैं वो। छतरपुर में खजुराहो के लिए जब मुड़ते हैं बमीठा से, तो बमीठा से जुड़ा हुआ एक पास का छतरपुर के ही है हमारे
राजेश भाई तो वो तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं उस पूरे कारनामे को। जब कमलनाथ जी वहां पर गए और उन्होंने घुटना टेक के उनसे प्रणाम किया और कहा कि भाई हमको ये करें, उसके अगले 5 मिनट के अंदर बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदुत्व का समर्थक हूं और मैं हिंदुत्व के लिए ही काम करूंगा। ये कमलनाथ जी के 2 मिनट बाद उन्होंने कहा। मुझे लगा कि, और ये बात हम कांग्रेस के हलकों में हो भी रही है, कि कांग्रेस ने असल में उनका जो सांप्रदायिक जो वो था, जो रॉब रुतबा था, उसको कमलनाथ जी ने नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बागेश्वर धाम का भी और हनुमान मूर्ति और हनुमान लोक और ये सब करा। तो मैं ये थोड़ा उत्सुक था, तो मैं छतरपुर में गया, वहां खजुराहो के आसपास के कुछ मित्रों से मैंने पूछा कि भाई ये जो भाई साहब कर रहे हैं, इससे कम से कम वोट तो मिलेगा, और तो सब ठीक ही है, पुड़िया क्या दे रहे हैं वगैरह वो छोड़िए, लेकिन वोट। वहां जो स्थानीय लोग हैं वो तो बहुत नाराज है। हमसे कम 20 लोगों ने मुझे कहा कि ऐसे तो 11 आदमी हमारे पास घूम रहे हैं इसी जिले में, छतरपुर में, सिर्फ बिजावर में जाइए, ऐसे ही चिट्ठी लिखने वाले और यही तमाशे करने वाले। इस आदमी को वहां की स्थानीय राजनीति के लोगों ने स्थापित किया, इसको गाड़ी दे दी और इसको वहां एक कोई भोजनालय सरीका बना दिया, जिसमें उनको बहुत वो आदर के साथ बिठा दिया गया, और वहां से उनका पूरा सफर शुरू हुआ। और बहुत सारे राजनेताओं ने, अब हमारे यहाँ विश्वास सारंग जो है वो कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी भी अपने यहाँ कथा करवाते हैं, अपने पुत्र के साथ उसका स्वागत करते हैं, माला पहनते हैं, और उसके कारण गाली खाते हैं। उनके बहुत सारे जो कांग्रेस के समर्थक थे कमलनाथ जी से इसीलिए नाराज हैं कि इस तमाशे को तो मत कीजिए कम से कम। लेकिन ये इनको ये लगता है कि हम इससे भाजपा का जो हिंदुत्व वाला पक्ष है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये पिछली बार भी हुआ था, वो उसका नमूना भी देख लिया। दिग्विजय सिंह खुद मिर्ची बाबा के साथ बैठ करके दिन भर तपस्या करते रहे, मिर्ची जला करके, और सब ये तमाशा हुआ, और फिर आखिरकार 2 लाख वोट से हार गए बेचारे। तो इसको तो समझना चाहिए ना कांग्रेस को कि भाई ये खेल में ना जाए, ये खेल आपका नहीं है, आप उसके चैंपियन भी नहीं है। तमाशे राकेश भाई कंक्लूड करिएगा। बस हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज याद आ गई थी, जिगर साहब आज माफी मांगता हूं, असल में अगला सेशन में लोग आके बैठे हैं, और जो राकेश भाई ने कहा ना कि तमाशेबाज लोग हैं, तमाशेबाज राजा जो कविता पढ़े संपत सरल जी भी आ रहे हैं, उन्होंने मुझे उनके हरदम वो कविता पसंद है, तमाशेबाज राजा। मुझे एक चीज कह के मैं खत्म करूंगा, मुझे माधवराव सिंधिया जी की एक बात अभी भी याद है। मुझे याद है शायद 80s की कभी की बात है, जब उन्होंने एक टाइम टेबल निकाल दिया था जो एक लंबा सा फोल्ड होके एक में मिल जाता था। लगा था क्या अद्भुत चीज मिल गई है, क्योंकि उससे पहले टाइम टेबल की एक मोटी किताब आती थी, उसमें वो शायद अब बच्चों को तो ये पता ही नहीं टाइम टेबल भी कोई चीज होती थी। टाइम टेबल जो लोग ट्रेवल करते थे उनके लिए बहुत अहम था। माधवराव जी ने एक बड़ा सा एक इतने बड़े पेज में फोल्डिंग कुछ निकाल दिया था, और लगा था कि क्या गजब का आविष्कार हो गया है। मुझे ठीक से याद है वो दिन, मालूम नहीं किसी के पास वो टाइम टेबल होगा या कहीं ना कहीं रेलवे में होगा। आप सब लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई साहब, राकेश भाई साहब, डॉक्टर सुधीर, जिगर भाई साहब, माफ कीजिएगा।